गुड इवनिंग। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, पूरी की पूरी बेसिक चीज़ें हम लोग पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, जो भी बेसिक चीज़ें हैं। आज आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट करवा दूं। मैंने इस टाइप का एक वीडियो बनाया है, क्योंकि ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। सारी चीज़ें मैथमेटिकल हैं आज की क्लास में। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। और आज की क्लास का सबसे पहला पार्ट ये है, कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वेव नंबर। एक ही बात है वो। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर एक ही बात है। इनमें रिलेशन मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमें वेव नंबर निकालना है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड कर देंगे सी से। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और वैसे आपको पता ही है, वेव नंबर बराबर 1/लैम्डा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, कल मैंने आपको सारा वाइब्रेशन के बारे में बता दिया था। एक बार फिर हम लोग डिस्कस करें। अगर यहाँ पे ये सपोज हमारी एक स्प्रिंग है, और जब हम लोग इसको एक तरह से वाइब्रेट करवाएंगे तो इसकी लंबाई या तो बढ़ जाएगी। सपोज ये लेंथ है इसकी, तो ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, या फिर ये वाली जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक तरह से यही वाइब्रेशन है, इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। और आगे मैं बताऊंगा, इसी को हम लोग ओसिलेशन भी बोलते हैं। तो सेम कंडीशन में अगर कोई भी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी दो एटम है सपोज ए और बी, और इनके बीच में ये कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी जो है एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। और ये बॉन्ड भी, जैसे मैंने कल बताया था, ये बॉन्ड भी इस स्प्रिंग की तरह वाइब्रेशन करेगा। कभी इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी बॉन्ड एंगल में चेंज होगा, कभी बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा। तो ये भी एक वाई ओसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। एक हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, कोई सा भी बॉन्ड हो, सपोज हम लोग ले लें कार्बन कार्बन बॉन्ड, हम लोग ले लें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हम लोग ले लें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, हम लोग ले लें कार्बन डबल बॉन्ड ओ, हम लोग ले लें कार्बन डबल बॉन्ड एन। किसी भी बॉन्ड, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड है, किसी भी बॉन्ड को वाइब्रेट करने के लिए या कंपन कराने के लिए, मैंने कल बताया था, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एक पर्टिकुलर बॉन्ड को वाइब्रेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? एनर्जी मीन्स हम लोग उस एनर्जी को निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कि हमारे पास इनमें से कोई भी या दूसरा कोई भी बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को हमें वाइब्रेट करवाना है, उसमें ओसिलेशन करवाना है या उसमें कंपन करवाना है, तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की जरूरत होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेट मतलब यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, देखो, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। वेव नंबर बराबर हम लोग लिखते हैं, वेव नंबर बराबर फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, और दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर द रूट के अपॉन म्यू। देखो, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वल्स टू है न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के वाइब्रेशन के लिए, कि इस बॉन्ड को वाइब्रेशन कराने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई अंडर द रूट के अपॉन म्यू। अभी मैं बता दूंगा। और अगर इसी को हम लोग वेव नंबर में लिखे, तो आपको पता है, मैंने अभी बता दिया, इसको सी से डिवाइडेड कर देंगे, तो न्यू अपॉन सी इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर द रूट के अपॉन म्यू। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
जिसके थ्रू हम लोग किसी भी बॉन्ड के वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं या फिर वेव नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। तो देखो, न्यू आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। न्यू बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या होता है, वेव नंबर होता है। एक एक चीज आप लोग देख लो अच्छी तरह से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सी भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे के, और इस के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। और ये फोर्स कांस्टेंट निकल के आता है हुक्स लॉ से। कौन से लॉ से? थोड़ा सा हुक्स लॉ आप देख लेना, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा इसलिए, बाकी मैं बता देता हूँ। हुक्स लॉ क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में आप ओसिलेशन करवा रहे हो या इसमें वाइब्रेशन करवा रहे हो, कंपन करवा रहे हो। सपोज इसकी डिस्टेंस पहले x थी और पहले अब ये हो गई है आपकी कुछ भी, मान लो पहले कुछ भी थी, मान लो x थी और अब ये हो गई है x+y। तो ये जो डिस्टेंस में चेंज है y वाला, ये कितना होगा? तो ध्यान रखना, इस स्प्रिंग में वाइब्रेशन करवाने के लिए, इसको खींचने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होगी? वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है y। मतलब कितना विस्थापन होगा उस पर डिपेंड करता है फोर्स। और यहाँ पे फिर इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं F बराबर KY। और यहाँ पे ये जो K है ये हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है। ध्यान से समझ लेना भाई एक एक चीज। और ये Y जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, श्योरी, ये फोर्स तो फोर्स है। यहाँ पे K जो होता है, श्योरी, K जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, मैंने यही बताया श्योरी। और ये F जो है फोर्स, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है हमें कितना डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद फाइनली आपका एक और रह गया है, वो है आपका म्यू। और म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको समानित द्रव्यमान। और देखो, अगर आपके पास कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सपोज ए एंड बी, तो इसका रिड्यूस्ड मास कैसे निकाला जाता है? देखो, म्यू बराबर होता है आपका, सीधा सीधा बता रहा हूं, m1 इंटू M2। सपोज इसका मास है m1 और इसका m2 है, तो इन दोनों का रिड्यूस्ड मास आएगा m1 इंटू M2 अपॉन m1 प्लस M2। ये रिड्यूस्ड मास निकालने का फॉर्मूला होता है। जनरली देखो 1 अपॉन म्यू बराबर होता है 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू निकल के आती है। अब आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ये जितने भी टर्म्स थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। इसमें से न्यू हो गया, न्यू बार हो गया, पाई का कोई मतलब नहीं है, के हो गया, म्यू हो गया है, सी हो गया है। अब देखो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि देखो 1/2πc ये तो कांस्टेंट है। मेनली जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी या वेव नंबर होगा वो मेनली दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा फोर्स कांस्टेंट पे और एक डिपेंड करेगा रिड्यूस्ड मास पे। तो देखो इसमें भी दो चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट के, फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां से देखा जाए तो अंडर द रूट 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या निकल के आता है यहाँ से? अगर हम लोग एक बार इसको दूसरे नजरिए से देखें, देखो मतलब मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख रहा हूं उसी इक्वेशन को। न्यू बार बराबर क्या था? 1/2πc अंडर द रूट के अपॉन म्यू। अगर हम लोग किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके रेड्यूस्ड मास को अगर हम लोग दुगना कर दें, कितना कर दें? दुगना कर दें, तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 2πc अंडर द रूट 1 अपॉन के अपॉन 2 म्यू। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रेड्यूस्ड मास को हम लोग दुगना कर दें तो उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन अंडर द रूट 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी। या फिर हम लोग कह सकते हैं
कि अंडर द रूट 2 गुना डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, एक चीज और बता दूं मैं पहले, कि फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फोर्स कांस्टेंट जनरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फोर्स कांस्टेंट की, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो 3 बॉन्ड ले सकते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनके जो फोर्स कांस्टेंट है वो आप लोग याद तो क्या रखना है, लेकिन एक बार आइडिया आप लोग रख लेना, 5 × 10⁵ ग्राम सेकंड इनवर्स। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका मतलब पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको जस्ट डबल कर देंगे 10⁵ और अगर 3 बॉन्ड है तो इसको हम लोग जनरली 3 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 10⁵ ग्राम सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको यहाँ पे, कि अगर हम लोग म्यू के रेफरेंस में देखें तो एक सिंपल सी बात आती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर हम लोग यहाँ पे रिड्यूस्ड मास के रेफरेंस में देखें तो इसका रिड्यूस्ड मास सबसे ज्यादा होगा। देखो समझना आप लोग एक बार, इस CO का रिड्यूस्ड मास सबसे ज्यादा होगा और इसका रिड्यूस्ड मास सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए। सही है बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इसलिए केवल रिड्यूस्ड मास की बात करें तब तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा सबसे कम होनी चाहिए और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसका रिड्यूस्ड मास सबसे कम है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अदर फैक्टर्स को कंसीडर करके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। इसलिए CO की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर CN की, और सबसे कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी C डबल बॉन्ड C की होती है। ये मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि कौन से बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। लेकिन आप एक बार चीजों को समझ लेना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को ये सारा समझने के लिए। तो ये आपका कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो गई है, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों में। अब देखो, वैसे तो देखो आपके सिलेबस में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, अपना काम हो जाएगा यहाँ तक, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग और डिस्कस कर ले, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, देखो हार्मोनिक और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो एन हार्मोनिक का तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा ही है, बाकी इसको हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसका हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे है नहीं। जिस स्टैंडर्ड का हमें तैयार करना है हम बात करेंगे केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो आपको सबको पता है कि ऑसिलेटर क्या होता है, एक तरह से पेंडुलम जिसे बोलते हैं, वो अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ कंपन करता है, एक तरह से बोलेंगे ओसिलेशन, दोलन करता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि ओसिलेशन ही वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन ही ओसिलेशन होता है। तो ये अपनी मीन पोजीशन से इधर जाता है और इधर जाता है। इसको हम लोग अगर x बराबर 0 मान लें तो ये x बराबर जो भी होगा पॉजिटिव में हो जाएगा और ये x बराबर नेगेटिव में हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें भी एक तरह से वाइब्रेशन ही होते हैं। इसको आप स्प्रिंग मान लो, चाहे पेंडुलम मान लो और चाहे बॉन्ड मान लो, तीनों चीजें कॉमन है। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो पेंडुलम है या जो ओसिलेटर है वो दोलन करता है दोनों तरफ, तो ये भी एक तरह से अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ ओसिलेशन करता है, तो ये भी एक तरह से वाइब्रेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग ये चेक करेंगे कि जब हमारे पास कोई ओसिलेटर है और वो हार्मोनिक ओसिलेटर है, मींस हार्मोनिक ओसिलेटर का मतलब है कि वो इस तरह से कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहेगा और एक लास्ट कंडीशन में आकर के उसमें ओसिलेशन बंद हो जाएगा। एन हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि ये ओसिलेशन करता करता मतलब इतना ओसिलेशन कर ले कि ये टूट ही जाए, मतलब बहुत ज्यादा ओसिलेशन हो जाए, वो थोड़ा सा एन हार्मोनिक का कंसेप्ट है। उसको हम लोग हाई स्टैंडर्ड में है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे। तो सिंपल समझ में आ गया। अब इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि जो
इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह के एनर्जी लेवल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से एनर्जी लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, इसको भी हम लोग एनर्जी लेवल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इसको एनर्जी लेवल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और वो इस तरह का डायग्राम बनता है। देखो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये x बराबर 0 है और इधर मान लो पॉजिटिव है x बराबर और इधर नेगेटिव, केवल समझने के लिए। बाकी ओरिजिनल चीजें आपको पता है ही क्या होता है क्या नहीं होता है, क्लियर है। ये इंटरन्यूक्लियर सेपरेंस है, मतलब अगर बॉन्ड है तो दोनों के बीच की दूरी है ये। अगर बॉन्ड है, ध्यान से समझना इसको भी, अगर ए और बी के बीच का बॉन्ड है तो ये तो दूरी है दोनों के बीच की, और अगर पेंडुलम है तो उसकी कहानी आपको पता चली जाएगी। इस तरह से उसमें क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है। ये चीजें समझ लेना आप लोग एक बार। तो जब सेपरेशन होगा तो उस एनर्जी चेंज को हम लोग एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, इस तरह के एनर्जी लेवल बन जाएंगे। देखो एनर्जी लेवल का मतलब यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर क्या होगा आपका, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल नंबर या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं उसको, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे एक तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारा कोई भी, चाहे एक बॉन्ड मान लो चाहे ओसिलेटर मान लो, उसके लिए जो पर्टिकुलर जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, जो पर्टिकुलर वाइब्रेशनल या जो कंपन एनर्जी होगी, उस एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है V प्लस हाफ एच न्यू। यहाँ पे देखो V वही है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ये चीजें आप लोग समझ लो, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। एच आपको पता ही है, प्लांक कांस्टेंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो न्यू है हमारी, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रख लेना। देखो इसको कई बार इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एच न्यू बराबर एच क्रॉस ओमेगा भी लिखा जाता है। ये चीजें आप लोगों को सारी ध्यान रखनी है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों में अटकते हो, बड़ी चीजें तो आप कवर कर लेते हो नो डाउट, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे V जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में इस V का मान रखते जाएं, V की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो V बराबर 0 1 2 3 4 5 डैश डैश हो सकता है। तो जब अगर हम लोग n बराबर 0 ले, या V, यहाँ पे आप लोग V भी मान सकते हो, यहाँ पे इन्होंने n लिखा है लेकिन आप इसको V भी मान लेना, एक ही बात है। तो V बराबर 0, तो आपको पता है एनर्जी कितनी निकल के आएगी जब 0 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये तो 0। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, अगर V बराबर 0 रखेंगे तो ये V तो 0 हो गया, तो एनर्जी जो निकल के आएगी वो आएगी 1/2 हाफ न्यू। और अगर V बराबर 1 रखें तो आप लोग समझ जाओगे, इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे तो 1 प्लस हाफ कितना होगा, एनर्जी बराबर E0 E1 बराबर हो जाएगा 3/2 एच न्यू। और अगर V बराबर 2 रखेंगे तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 एच न्यू। ऐसे आप लोग कर लोगे, ऐसे ही कितनी आ जाएगी, 7/h न्यू। तो ये एक सिंपल तरीका है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकालने का। अब आप लोग देख सकते हो इसकी कितनी आ जाएगी, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, इसकी आ जाएगी 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, इसकी भाई आ जाएगी 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, और इसकी आ जाएगी हमारा जो भी 9/2 एच क्रॉस ओमेगा। ऐसे चलती रहेगी, जो En होगी लास्ट वाला जो एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी n प्लस हाफ ओमेगा न्यू। तो ये तो हम लोग इस फॉर्मूले से तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एक तो जो समझने की बात है कि इसकी E0 बराबर भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉन्ड जो वाइब्रेशन करेगा या ओसिलेशन करेगा, या कोई भी ओसिलेटर जिसमें ओसिलेशन होंगे, वो कभी भी साइलेंट पोजीशन में नहीं होता है।
मीन्स अगर उसको एनर्जी नहीं देंगे तो भी वो बिल्कुल माइनर स्थिति में, माइनर कंडीशन में वो ओसिलेशन करता रहेगा, मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। कोई भी बॉन्ड अगर वाइब्रेशन करता है, उस बॉन्ड में कभी भी वाइब्रेशन शून्य नहीं होंगे। अगर हम लोग उसको एनर्जी नहीं देंगे तो भी वो एक तरह से वाइब्रेशन करता रहेगा, भले ही हमें फील ना हो, हम लोग उसको जज नहीं कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो वाइब्रेशन है कि जो जो एनर्जी लेवल, जीरो एनर्जी लेवल पे भी जो एनर्जी होती है वो जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होती है। और वो कितनी होती है? वो होती है हाफ एच न्यू या हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं इसको? जीरो पॉइंट एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जीरो पॉइंट एनर्जी कितनी होती है? तो आप लोग ध्यान रख लेना, जीरो पॉइंट एनर्जी कितनी होगी? 1/2 हाफ न्यू या फिर 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। क्लियर है भाई? किसी को कोई भी इश्यू तो पूछ लेना आप लोग। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, देखो एक चीज और मैं बता दूं पहले, ये तो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर यही हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो ये आपका जो बॉन्ड था इधर वाला, एक बार मैं पेन चेंज करता हूँ, ये वाला जो आपका ये बन रहा था, ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ इधर चला जाता। मीन्स हम लोग ये मानते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात होगी, ये जो एनर्जी लेवल्स है ऊपर की तरफ, जैसे जैसे एन में का मान बढ़ता जाएगा, ये एनर्जी लेवल्स कम होता जाता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जबकि अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो आप देखो, ये जितने भी एनर्जी लेवल है, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और कितना होता है? कांस्टेंट तो रहता है, लेकिन कितना होता है? जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट, कितना? एच न्यू या फिर एच क्रॉस ओमेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, उनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना होता है? एच न्यू। और जब एनर्जी डिफरेंस सबका बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी एनर्जी लेवल हैं वो सारे के सारे एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो सारे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, वो सारे नंबर्स आपस में क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? आपस में सारे क्वांटाइज्ड होते हैं। तो आप लोग देखो सारी चीजों को समझ लेना, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सारे एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड हैं कि नहीं है, ई बराबर जीरो पर कितनी एनर्जी होगी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना, ठीक है? अब होता क्या है देखो, अब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, वही तो एनर्जी वाइब्रेशन। देखो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं ना, देखो मान लो n बराबर 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 1 से 4 में जाएगा, कुछ भी मान लो, जैसे जीरो में ये, जीरो से ये कहाँ जा रहा है? 3 में जा रहा है, ये जीरो से 2 में जा रहा है। कोई सा भी ट्रांजिशन हो, इन ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और जब एनर्जी की जरूरत होगी, ध्यान से समझना, जब एनर्जी की जरूरत होगी तो एनर्जी कहाँ से अब्जॉर्ब की जाएगी? सनलाइट से, और वो भी कौन से रीजन से? वाइब्रेशनल रीजन से। इसलिए इसके लिए जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। बात समझ में आ गई अब सारी क्लियर? अब देखो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सारा हमें पता चल गया कि एनर्जी की जरूरत होगी, तो हो सकता है बी बराबर जीरो से बी बराबर 1 में चला जाए, बी बराबर जीरो से बी बराबर 2 में चला जाए। तो हमें अब ये देखना है, जैसे मैंने यूवी में बताया था आपको कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, ये तो अलाउड ट्रांजिशन है, और जो बाकी के दो ट्रांजिशन थे एक तरह से एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार, ये नॉट अलाउड, डिसअलाउड ट्रांजिशन होते हैं, मीन्स फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। ऐसे ही यहां पर भी कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, क्या होते हैं आपके?
सिलेक्शन रूल होते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए। और उन सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन तो अलाउड हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन जो हैं वो फॉरबिडन होते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, अगर हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, कौन से ऑसिलेटर की बात करें हम लोग, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में डेल्टा वी बराबर ±1 अगर ऐसा है वो आपके अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ भी है, डेल्टा वी बराबर 0, मतलब मैं बता दूं, अगर डेल्टा वी बराबर है ±0, ±2, ±3, तो ये सारे जो होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, समझ लो। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, कौन से ऑसिलेटर की बात करें, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, तो इसके लिए ध्यान रखना डेल्टा वी ±1, ±2, ±3, ±4, ये सारे ही अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। ये ध्यान रख लेना। बिल्कुल क्लियर हो गई है स्थिति। अब देखो यहां से अगर हम लोग बात करें, यहां से तो देखो यहां से अगर डेल्टा वी बराबर, सॉरी डेल्टा वी नहीं आएगा, अगर आपका ट्रांजिशन जो है वो v बराबर 0 से v बराबर 1 में जा रहा है तो वो तो अलाउड होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर v बराबर 0 से v बराबर 2 में जा रहा है तो वो आपका फॉरबिडन होगा। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। ऐसे ही अगर v बराबर 1 से v बराबर 2 में जा रहा है, v बराबर 1 से v बराबर 2 में जा रहा है, ये क्या होगा, अलाउड होगा। अलाउड इसलिए होगा क्योंकि डेल्टा v बराबर ±1 है। यहाँ पे डेल्टा v फॉरबिडन इसलिए होगा क्योंकि ±2 है। यहाँ पे इसलिए होगा डेल्टा v जो है वो ±1 है। ये आप लोग ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। इसका मतलब देखो हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा सकते हैं, ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है v बराबर 0 से v बराबर 2 में, तो देखो ये फॉरबिडन है, क्रॉस लगा हुआ है। ये v बराबर 0 से v बराबर 3 में, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, डेल्टा v जो होगा +-3, तो ये भी फॉरबिडन है। लेकिन देखो ये सारे, इन सब के लिए डेल्टा v जो है +-1 है, ये सारे, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड ट्रांजिशन। आप लोग समझ लो। देखो मेरी कोशिश यही रही है कि बिल्कुल इजी वे में मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। आगे चले, यहां तक क्लियर हो गया है सारा का सारा, अलाउड, डिसअलाउड, मतलब फॉरबिडन, ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहीं से, इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अभी हमने क्या कहा कि सपोज आपके पास ये एनर्जी लेवल्स है v बराबर 0, ठीक है। आपके पास है v बराबर 1, v बराबर 2, v बराबर 3 और v बराबर 4। यहाँ पे मैं एक बार बिल्कुल शॉर्ट में एनर्जी लेवल्स बना देता हूँ। डिफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा सबका, मैंने अभी बता दिया है, सबका डिफरेंस सेम कितना, h। अब अगर सपोज ये आपका एक ट्रांजिशन ये वाला हो रहा है, एक ट्रांजिशन आपका ये वाला है, एक ट्रांजिशन आपका ये वाला है, ठीक है, और एक ट्रांजिशन आपका ये वाला है। इसी के साथ एक दो ट्रांजिशन और बना देता हूं मैं, जैसा कि हम लोग कह दें यहाँ पे कि b बराबर 1 से v बराबर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान, तो आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि कौन सा अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है। ये वाला अलाउड है, ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है। देखो ये अलाउड है, ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है, ये अलाउड है। लेकिन देखो इनमें भी पर्टिकुलर बैंड्स को हम लोग नाम से जानते हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आपका ट्रांजिशन v बराबर 0 से
v बराबर 1 को हो रहा है, मीन्स हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 0 से 1 में जा रहा है। इसका जो आपको वाइब्रेशनल बैंड मिलेगा उसको बोलते हैं फंडामेंटल बैंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड या फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड, ये आप लोग ध्यान रखें। अगर v बराबर 0 से आपका v बराबर 2 में जा रहा है, वैसे ये फॉरबिडन है, लेकिन अगर फिर भी हम लोग इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे जो आपको बैंड मिलेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान रख लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर v बराबर 0 से v बराबर 3 में जा रहा है, मीन्स 0 से 3 में जा रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। ये बड़ा ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, वैसे तो बिल्कुल बेसिक पूछेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बता दिया था, लेकिन क्या पता कुछ पूछ ले तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। और अगर v बराबर 1 से सपोज v बराबर 2 में जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, तो इससे जो हमें बैंड मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं हॉट बैंड। कौन सा बैंड बोलेंगे इसको हम लोग? हॉट बैंड। और फाइनली एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग इन सारे बैंड्स की इंटेंसिटी की बात करें, इन सारे बैंड्स की इंटेंसिटी की बात करें तो ध्यान रखना, देखो इसको तो एक बार आप लोग साइड में रख दो क्योंकि बुक वगैरह में भी इसको तो साइड में रख रखा है। इन तीनों की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो देखो आपको सबको पता है इनका जो ग्राउंड लेवल है वो तो सब में सेम है, तो वैसे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से डेंसिटी देखे तो सेम है, लेकिन ये अलाउड है और ये दोनों फॉरबिडन है। इसके बेसिस पर इन सारे बैंड्स की जो इंटेंसिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है फंडामेंटल बैंड की। सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है वो फंडामेंटल की, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन की, और उसके बाद जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सेकंड ओवरटोन की। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? ये किसका ऑर्डर है? इंटेंसिटी का ऑर्डर है। अच्छी तरह से समझ लेना भैया आप लोग, इन सारे बैंड्स की इंटेंसिटी का ऑर्डर है, ठीक है? यहां तक क्लियर? और क्लियर का मतलब अब हमारा केवल एक पार्ट बचा है। वैसे एक दो चीजें और हैं लेकिन वो आपके लेवल की नहीं है, जैसे कपल्ड वाइब्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, फर्मी रेजोनेंस पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हाई लेवल की है, यहाँ से नहीं पूछेगा जिस बेसिस पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है। बस हमारा एक पार्ट बचा है यहाँ से, और वो पार्ट है हमारा कौन सा, मैं बता देता हूँ। उसमें बस टोटल रटाफिकेशन है आपका उस पार्ट में, और वो पार्ट है हमारा टिपिकल IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज फॉर कॉमन फंक्शनल ग्रुप। मीन्स जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो CH बॉन्ड हो, चाहे वो C डबल बॉन्ड O हो, चाहे वो C डबल बॉन्ड N हो, चाहे वो C ट्रिपल बॉन्ड N हो, ये सारे बैंड्स की IR फ्रीक्वेंसी हमें ध्यान रखनी है। एक जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसके बारे में मैंने बता दिया है आपको, फंक्शनल ग्रुप रीजन के बारे में बता दिया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये IR फ्रीक्वेंसी मोटे मोटे क्राइटेरिया में आपको याद रखनी पड़ेंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। और इसी IR फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख लेंगे, मुश्किल से 2 मिनट का है। तो एक नेक्स्ट क्लास जो कल होगी हमारी, चाहे वो आधे घंटे की हो चाहे पूर्ण घंटे की हो, उसमें हम लोग 1 बाई करके एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेंगे और उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दूंगा। और फिर फाइनली एक सिंगल लाइन में हम लोग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करके इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर इसमें आपका केवल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बचेगा, उसको भी हम लोग खत्म कर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।